हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं आस्था दुबे, आप देख रहे हैं ट्रेड व्लॉग। और चलिए बिना किसी देरी से आज की बिजनेस और स्टार्टअप न्यूज शुरू करते हैं। एक्सटर्नल मिनिस्टर अफेयर एस जयशंकर के एक रिमार्क को बहुत प्रेज किया है पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने। उन्होंने कहा है कि एस जयशंकर की जो रिमार्क्स हैं, जो बातें हैं, वो क्लासरूम में पढ़ानी चाहिए। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या रिमार्क दिया एस जयशंकर ने। तो एस जयशंकर ने ये कहा था कि यूरोप को इस माइंडसेट से बाहर आना चाहिए कि यूरोप की जो दिक्कतें हैं वो दुनिया भर की दिक्कतें हैं, लेकिन जो दुनिया भर की दिक्कतें हैं वो यूरोप की दिक्कतें नहीं है। ऐसा कहने पर इन्हें और भी बहुत लोगों से भावाई मिल रही है, लेकिन पेटीएम के जो सीईओ हैं, ही इज एन मोर ऑ ऑफ हिम बेसिकली। इन्होंने इनका ये वीडियो भी शेयर किया है। इसी के साथ साथ एस जयशंकर ने जो एक और बात पे बड़ा कमेंट किया वो ये था कि इस समय वेस्ट से इंडिया को काफी क्रिटिसिज्म आ रही थी क्योंकि इंडिया ने सैंक्शंस नहीं लगाए रशिया पर। बेसिकली पूरे वेस्ट ने रशिया पर सैंक्शंस लगा रखे हैं, लेकिन इंडिया अभी भी तेल खरीद रही है, रशियन ऑयल खरीद रही है रशिया से। तो वेस्ट जो था वहां से बहुत क्रिटिसिज्म आ रही थी वेस्टर्न कंट्रीज से, जिनका ये कहना था कि यूक्रेन पे जो हमला कर रही है रशिया, उसकी फंडिंग एक तरह से इंडिया की वजह ही हो रही है। इस पर एस जयशंकर ने कहा कि जो लोग रशियन गैस खरीद रहे हैं उसका क्या, सिर्फ इंडिया के तेल खरीदने से यूक्रेन के लिए जो यूक्रेन पे जो हमला हो रहा है उसकी फंडिंग हो रही है। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको लगता है कि इंडिया को भी रशिया पर सैंक्शंस लगाने चाहिए थे यूक्रेन के लिए अपना सपोर्ट दिखाने के लिए, और वाकई रशियन ऑयल लेकर हम कहीं ना कहीं एक अपना छोटा मोटा साथ दे रहे हैं रशिया का यूक्रेन पर हमला करने में। या आपको लगता है कि भाई इंडिया को अपनी जो सीट बेल्ट है वो पहले ज्यादा कसके बांध लेनी चाहिए, फिर दूसरे देशों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि रशियन ऑयल के बिना इंडिया में क्राइसिस हो सकती है। टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क ने एक ईमेल लिखा है अपने एम्प्लॉइज को, और उन्होंने उसमें कहा है कि टेस्ला की 10% जो सैलरीड एम्प्लॉइज हैं उनमें से 10% को कम करना पड़ेगा, क्योंकि ही हैज अ बैड फीलिंग अबाउट इकोनॉमी। यानी कि मस्क को ऐसा लग रहा है कि इकोनॉमी के साथ कुछ तो गलत होने वाला है, इकोनॉमी गिरने वाली है बुरी तरह। इसके बाद टेस्ला के जो शेयर्स थे वो भी 9% गिर गए। इसी के साथ साथ जेफ बेजोस ने इनकी इस बात पर कमेंट किया कि फिर तो चांद पर रहने की तैयारी कर लीजिए अगर आपको इकोनॉमी के लिए बैड फीलिंग हो रही है। केंद्रीय सरकार ने ए मणिमेखलाई को एमडी और सीईओ बनाया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। ये पहली बार है कि एक औरत ये पोस्ट होल्ड करेंगी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। पीयूष गोयल ने कहा है कि जो रेस्टोरेंट्स और होटल्स हैं, अगर उन्हें अपने प्राइसेस बढ़ाने हैं तो वो बिंदास होकर बढ़ा सकते हैं। सरकार की तरफ से इस पर कोई भी रोक टोक नहीं है, लेकिन सर्विस चार्ज देना या न देना कस्टमर के ऊपर पूरी तरह डिपेंड करता है। उन्होंने कहा है कि अगर ये जो रेस्टोरेंट और होटल हैं इन्हें अपने एम्प्लॉयर्स को फायदा देना है तो ये उसका जो फोर्स है वो कस्टमर पर नहीं लगा सकते। इन्फोसिस के सीईओ नारायण मूर्ति ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि आजकल के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं ये आईपीओ को एक सरोगेट की तरह ट्रीट करते हैं मनी फाइनेंसिंग के लिए। उनका कहना है कि जब भी इन कंपनीज को पैसे की जरूरत होती है अपना आईपीओ निकाल देते हैं, लेकिन ये एक अच्छी बात नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि अकॉर्डिंग टू मूर्ति आईपीओ एक बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि इतने सारे लोग जो ज्यादातर बेसिकली मिडिल क्लास से आते हैं वो अपना पैसा आपके ऊपर लगाते हैं, तो यू हैव टू गिव देम सम अमाउंट ऑफ रिटर्न। और अगर आपकी कंपनी ये रिटर्न नहीं दे पाती तो आपकी जवाबदेही बनती है इस पर। मैरियट होटल की जो चेन है वो रशिया से एग्जिट कर रही है 25 साल वहां काम करने के बाद। उनका कहना है कि वेस्टर्न सैंक्शंस के बाद ये इम्पॉसिबल हो गया है कि रशिया में अब भी कंटिन्यू किया जा सके काम। आपको बता दें कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट तो तभी खत्म कर दिया था रशिया में जब रशिया ने यूक्रेन पर इन्वेजन शुरू किया था, यानी कि मार्च में, लेकिन अब ये पूरी तरह से बिजनेस वहां खत्म कर रही है। ट्विटर ने इन्फॉर्म किया है कि जो रेगुलेटरी एक टाइम पीरियड था, जो $44 बिलियन की डील होने वाली थी इलॉन मस्क और ट्विटर के बीच, वो एक्सपायर हो चुका है। अब ये डील होगी या नहीं होगी ये डिसाइड करेंगी वहां की कस्टमरी रेगुलेशंस की जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका क्या कहना है। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको लगता है इलॉन मस्क ट्विटर को खरीद पाएंगे या फिर नहीं खरीद पाएंगे। आपको बता दें कि नोएडा में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने वाला है यूपी के जेवर में। ये एक काफी बड़ा और इसका काफी स्टाइलिश लुक सामने आया था कुछ दिन पहले, और इसकी जो बनाने की कंस्ट्रक्शन प्रोक्यूरमेंट इसका जो काम मिला है वो मिला है टाटा प्रोजेक्ट्स को। टाटा प्रोजेक्ट्स ने कहा है कि जो उनके सीईओ है बेसिकली उनका स्टेटमेंट आया कि वो बेस्ट काम करेंगे ताकि एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली और एक बहुत ही एफिशिएंट एयरपोर्ट यूपी में नोएडा में आ सके।
गौतम अडानी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश पर वो 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसमें से जो 24,000 करोड़ है उसका यूज होगा रोड्स और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और बेहतर बनाने में, और जो बचा हुआ जो पैसा होगा उसका यूज होगा डिफेंस सिस्टम को और अच्छा करने के लिए। उनका ये भी कहना है कि इस पूरे प्रोसेस में 30,000 नई जॉब्स भी मिलेंगी लोगों को। उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट को एड्रेस करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग सेक्टर्स में इस बार जो टोटल इन्वेस्टमेंट डील साइन हुई है वो 80,000 करोड़ की है। उन्होंने इसी के साथ साथ आज के युवा को कॉन्ग्रेचुलेट किया है और कहा है कि इससे हजारों नई नौकरियां आएंगी जो इन युवाओं को मिलेंगी। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अब समय आ गया है कि हम अगले 25 सालों की प्लानिंग शुरू कर दें। इस बार मुकेश अंबानी ने गौतम अडानी को पीछे छोड़ ही दिया और बन गए एशिया के रिचेस्ट मैन। जून 3 को ब्लूमबर्ग बिलियनर्स की रिपोर्ट आई है जिसमें पता चला है कि उस दिन मुकेश अंबानी की जो वेल्थ थी वो थी $99.7 बिलियन और गौतम अडानी जी की थी $98.7 बिलियन। इसी के साथ साथ अब मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर और पूरी दुनिया के 8th नंबर पर सबसे अमीर व्यक्ति हैं। गौतम अडानी एशिया के दूसरे सबसे अमीर और पूरे अगर दुनिया की बात करें तो 9th सबसे अमीर व्यक्ति हैं। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि आजकल कश्मीर में जो सिचुएशन है वो काफी टेंस होती जा रही है। सिविलियंस की हत्या की जा रही है टेररिस्ट द्वारा। इसी बीच में भी खबर आई थी कि एक 26 साल के बैंकर थे जो काम करते थे इलाकाई देहाती बैंक कुलगाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर में। इनकी हत्या कर दी गई गोलियों से भूनकर। ये जो बैंक थी एसबीआई इन्हें स्पॉन्सर करती थी और इसीलिए एसबीआई ने ये वादा किया है कि जो ये बैंकर की इस दुखद घटना में मौत हुई है, बैंकर के परिवार को एसबीआई फाइनेंशियल सपोर्ट देगी। लेकिन बात हुई कि फाइनेंशियल सपोर्ट देने से इनकी फैमिली का बेटा वापस तो आएगा नहीं। तो आप बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है कि सरकार को और क्या करना चाहिए ताकि कश्मीर में अब जो हो रहा है, जैसे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 1990 जैसा कुछ भयानक होने वाला है, वो 1990 जब कश्मीरी पंडित्स का जेनोसाइड हुआ था वैसा कुछ सा होने वाला है। तो सरकार को इसमें और क्या कदम उठाने चाहिए ताकि ऐसा कुछ होने से रोक सकें। एक एलिजिडली एक ईमेल वायरल हुआ जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि इलॉन मस्क ने अपने एम्प्लॉयर्स को धमकी दी है कि या तो ऑफिसेज में वापस आ जाओ नहीं तो यू विल बी फायर्ड। अब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि अगर ये एलिजिड धमकी सही है या फिर ये एलिजिड मतलब अगर ऑर्डर, धमकी नहीं कहेंगे ऑर्डर कह लेते हैं, अगर एक एलिजिड ऑर्डर सही भी है तो फिर क्या ये मतलब एक एथनिकली सही है? क्योंकि अब ये जो कोविड का दौर आया था इससे ज्यादातर कंपनीज ऑनलाइन हो गई और उन्होंने अपने एम्प्लॉयर्स को एक हेल्दी वर्किंग कंडीशन देने के लिए वर्क फ्रॉम होम उनके लिए परमानेंट ऑप्शन रख दिया। ऐसे में टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी जब इस चीज को सामने लेकर आती है तो क्या आपको लगता है ये और भी कंपनीज में इफेक्ट करेगा? तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियोस में। तब तक मेक श्योर यू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल ट्रेड व्लॉग।